इन युवाओं को कमज़ोर करने के लिए शायद ये कानून बनाया गया है और इसको सलाहकारी नहीं बना के इसको बाध्यकारी बनाया गया है। कानून का समर्थन है लेकिन कानून के प्रावधानों का विरोध है। सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका साथ तो हो नहीं रहा है और सबके विकास के लिए अगर चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है तब हम उसके समर्थक है, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है कि जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत की बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ओबीसी वर्ग बहुत प्रभावशाली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे मुस्लिम बहुत प्रभावशाली है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एससी बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो एसटी प्रभावशाली हैं। अगर वो इनके खिलाफ करते हैं तब क्या होगा। यूजीसी कानून में संशोधन को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम लोगों की अलग अलग राय आ रहे हैं। अब इस यूजीसी कानून को समझने के लिए हम पहुंचे हैं रमांशु सर के पास। रमांशु सर देश भर में काफी चर्चित हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने काफी देखा था। पटना में हजारों छात्र इनसे पढ़ते हैं। यूजीसी क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, आप इस कानून को कैसे समझते हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि ऐसा नहीं है। जो अभी कानून बना है, कानून को लेकर विवाद नहीं है। कानून में कुछ प्रावधान जो जोड़े और घटाए गए हैं उसको लेकर प्रावधान जो है विरोध है। इसके पहले जो यूजीसी का 2012 का यह एक्ट है, उस एक्ट में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, अनुच्छेद 15 और 16 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 5 आधार पे, धर्म है, जाति है, मूल वंश है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान पे। अच्छी बात है। तो ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या था कि अभी 2-3 केसेज आए, खासकर जो साउथ में बेमुला जो केस आया, और ये सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे केस जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि आप ऐसे नॉर्म्स बनाइए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें। तो वह ठीक है। तो एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सारा का सारा कानून बना कि अब इस तरह का कानून बनेगा ताकि इसमें इस तरह की भविष्य में घटनाएं न घटें। लेकिन उसमें बाद में ओबीसी वर्ग को जोड़ दिया गया, दिव्यांग को जोड़ दिया गया। तो अब क्या हो गया कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग ये सारे के सारे जुड़ गए। तो बाकी कौन रहा? तो बाकी रहा जनरल का जो है बॉयज़। ये सारे के सारे बाकी रह गए। पहले जो कानून था वो सलाहकारी था, बाध्यकारी नहीं था कि अगर दिया गया रिपोर्ट तो जरूरी है कि उस पर जो कार्रवाई उसके उचित होगा वो करेंगे। लेकिन अब क्या है कि आपको एकदम टाइम बाउंडेशन बताया कि 7 दिन में ये कर देना है, 15 दिन में ये कर देना है, 24 घंटे में ये कर देना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्विटी स्क्वाड बनाया गया। इसके बाद जो है इक्विटी जो है कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में इन सारे वर्गों के लोग होंगे, उसमें जनरल के वर्ग की कोई बात नहीं हो रही। तो इसलिए ये एक तरफा, जिसे वक्फ बोर्ड में कानून में क्या बना था कि उसमें जो है अगर पीड़िता कोई भी हो लेकिन जज जो भी होंगे वो मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम वर्ग से होंगे। तो ये हुआ कि निर्णय भी तो वही पक्ष में देंगे। तो इसमें भी इसी तरह की बात की जा रही है कि अगर कोई भी इस तरह का कोई आरोप लगाता है तो पहले तो आरोप का प्रमाण क्या होगा। तो आरोप का प्रमाण होगा ये जो स्क्वाड कह रही है, जो ये जो इक्विटी कमेटी कह रही है और जो व्यक्ति कह रहा है, उसके बाद को प्रमाणित मान लिया जाएगा। यानी जो जनरल के बॉयज़ हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पे टीचर, प्रोफेसर और काम करने वाले लोग हैं वो भी इसमें डिफ़ॉल्ट अपराधी की तरह हो गए कि आप डिफ़ॉल्ट अपराधी हैं, अब आपको प्रूफ करना है कि हमने ये गलत किया है कि नहीं किया। तो इसकी वजह से लोगों को लग रहा है। और साथ ही साथ दो स्तर पर विरोध है। एक तो विरोध है अपर कास्ट को लेकर कि अपर कास्ट ने कहा कि सिर्फ हम ही क्यों छोड़ा गया। हमारे खिलाफ भी कई बार होता है, क्योंकि भारत की बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ओबीसी वर्ग बहुत प्रभावशाली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे मुस्लिम बहुत प्रभावशाली है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एससी बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो एसटी प्रभावशाली हैं। अगर वो इनके खिलाफ करते हैं तब क्या होगा। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। प्लस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि इसके माध्यम से यूजीसी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 स्तर पे विरोध हो रहा है। तो बिल्कुल विरोध, अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ होता है तो विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर इस कानून का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि किसी के साथ कोई शोषण ना हो, किसी वंचित के साथ शोषण ना हो, तब तो ये सही है। लेकिन जिस प्रकार के इसके प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं विरोध का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। तो क्या लगता है कि ये कानून क्यों लाया गया, इसके पीछे की कहानी क्या समझ में आ रही है आपको? आपको क्या लगता है मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक छोटा सा मैं बता दूं कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी के, तो उस दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए। और सिर्फ आपके बिहार में ही नहीं, भारत की बहुत जगह पे आंदोलन हुए। उस आंदोलन में क्या हो रहा था कि हमें सूचना मिली, तो मार्च की मैं आपको बात बताता हूँ, ये इंटरनल चीज़ें हैं, कि किसी ने हमसे बताया कि रमांशु सर, आप लोग के प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है गृह मंत्रालय। तो हमने कहा कि गृह मंत्रालय क्यों स्टडी कर रहा है? तो पता ये करने की कोशिश कर रही है कि क्या जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या भारत में हो सकता है? क्योंकि भारत में भी जो बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा कहीं ना कहीं सरकार के प्रति असंतोष हैं। और ये असंतोष जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र के आधार पे नहीं है, बल्कि ये युवा के आधार पे। और जब युवा लड़ता है तो एक साथ मिलकर लड़ता है।
और प्रोटेस्ट आंदोलन में भी ऐसा ही हो रहा था कि सारे के सारे हर जाति हर धर्म को बुला के वहाँ पे सारा का सारा लड़के आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या हर जाति हर वर्ग हर धर्म हर महिला हो पुरुष हो सबकी समस्या है। तो उनके बीच में एक डिवीज़न कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें जो है चाहे सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो SC ST सब मिलकर लड़ रहे थे। तो अभी तक यूनिवर्सिटी आधार पे क्या होता था कि जो बच्चों के बीच में अलगाव था वो विचारधारा को लेके था कि कोई NSUI का सपोर्टर है, कोई ABB का सपोर्टर है, कोई SFI का सपोर्टर है। लेकिन वो सपोर्टर जो SFI का होता था उसमें उच्च जाति के लोग भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, मुस्लिम भी होते थे, SC ST OBC सब होते थे। अब इसमें कैसे ब्रेकअप किया जाए, तो उसके लिए लगता है कि ये नया कानून सरकार लाई है। क्योंकि देखिए सरकार का विरोध नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 स्तर पे होता है। पहला जो स्तर है वो स्तर है कि विपक्ष, तो विपक्ष को सरकार ने लगभग कमजोर कर दिया है। दूसरा, कई लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया ऐसा हो चुका है। और कई बार ऐसे में देखने आता है कि बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी होते हैं जो सरकार के पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं, उनकी कमियों को उजागर नहीं करते, जबकि मीडिया को बोला गया है निष्पक्ष रहने के लिए। तो कई लोग मानते हैं कि मीडिया भी काफ़ी हद तक कमजोर बन जाए। अब तीसरा जो विरोध का बहुत बड़ा आधार बन सकता है वो बन सकते हैं युवा। तो इस युवा को कैसे कमजोर किया जाए, तो मेरे विचारधारा से इन युवाओं को कमजोर करने के लिए शायद ये कानून बनाया गया है, और इसको सलाहकारी नहीं बना के इसको बाध्यकारी बनाया गया है। चलिए अंत में आपसे एक सवाल ये लेंगे कि इस कानून में जो संशोधन हुआ है इसका आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? और जब विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए कानून का समर्थन है लेकिन कानून के प्रावधानों का विरोध है। पहले क्या था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता था तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इस प्रकार के प्रावधान प्लस इक्विटी कमेटी में हर कास्ट हर धर्म हर जाति हर वर्ग के लोग होने चाहिए, इसका विरोध। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए अगर कानून बनाया गया तो इस कानून का मैं सख्त विरोध कर रहा हूं। लेकिन अगर ये सबके साथ भेदभाव, जैसे सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका साथ तो हो नहीं रहा है। और सबके विकास के लिए अगर चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है तब हम उसके समर्थक है, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है कि जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। चलिए, तो हमारे साथ रामांशु सर थे। और यूजीसी कानून में जो बदलाव हुए हैं उसका क्या इफेक्ट हो सकता है और इसको क्यों लागू किया गया है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने विस्तार तरीके से समझाया है। मुख्य रूप से हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं जैसा कि उन्होंने बताया कि जेनजी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस तरीके का कानून लाया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये है क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में सरकार के विरुद्ध में जेनजी ही उठ खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जेनजी प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए। ऐसे भी देखेंगे कि राजनेताओं ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे सारे के सारे, कई बीच में तो काफ़ी दिन तक बंद रहा था चुनाव, तो जो नेता यूनिवर्सिटी से उभर रहे थे उनको लगभग समाप्त कर दिया गया। और आप यूनिवर्सिटी में अब जाएंगे तो हर छात्र किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है और वो सरकार की या तो नीतियों का समर्थक है या विरोधक है, लेकिन एक साथ गलत नीतियों का ना विरोध होता है ना समर्थन होता है। चलिए, तो देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जेनजी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने इस नियम में बदलाव किया, इस कानून में बदलाव किया है। पहले विचारधारा के आधार पर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र होते थे, लेकिन अब जातिवाद के आधार पर छात्र अंदर जरूर बटेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।